बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम थोड़ा सा जो हमने लास्ट टाइम कवर किया था उसको मुकम्मल करेंगे। वो स्पेशल फीचर्स ऑफ द सीपीयू। तो स्पेशल फीचर्स ऑफ सीपीयू हमने कुछ रीसेट की फंक्शनैलिटी देखी थी और हमने ये देखा था कि पावर ऑन रीसेट क्या होता है और पावर अप टाइमर क्या होता है, ओएसटी क्या होता है, ब्राउन आउट रीसेट क्या होता है। और आज हम देखेंगे कि ये वॉचडॉग टाइमर क्या होता है, स्लीप क्या होता है, स्लीप फंक्शन क्या होता है, कोड प्रोटेक्शन क्या होती है, इन सब के सीरियल प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो थोड़ा सा हम इसको देखेंगे ताकि हमें हमारे पास इल्म हो कि हमारे माइक्रो कंट्रोलर में किस किस्म की फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो हम उनको एहसन तरीके से इस्तेमाल कर सकें। Right, so we've mentioned some of these things. So let me just read through the main portions of this document, जिससे हमारी concept में और clarity आए. A watchdog timer which is permanently enabled via configuration bits or software controlled, it runs off its own RC oscillator for added reliability. इसको हम इंशाल्लाह थोड़ा सा और डिटेल से देखेंगे। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इसको आप इनेबल कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन बिट्स के ज़रिए से और इससे सॉफ्टवेयर कंट्रोल भी कर सकते हैं। और इसका अपना RC ऑसिलेटर होता है, यानी कि ये एक्सटर्नल जो आपने क्रिस्टल लगाया हुआ होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। There are two timers that offer necessary delays on power up. One is oscillator startup OST, intended to keep the chip reset until the crystal oscillator is stable. देख चुके हैं, OST की बात कर रहे हैं। और the other is power up timer PWRT, ये भी हम देख चुके हैं, which provides a fixed delay on power up only, designed to keep the part in reset while the power supply stabilizes. With these two timers on chip, most applications use for external reset circuitry. तो ये एडवांसमेंट है कंपेयर टू अर्लियर माइक्रोकंट्रोलर जैसे हमने 8051. Sleep mode is designed to offer a very low current power down mode. The user can wake up from sleep through external reset, watchdog timer wake up or through interrupt. स्लीप मोड में चला जाएगा, एक्सटर्नल क्लॉक बंद हो जाएगी और बहुत लो पावर कंजम्पशन मोड में चला जाएगा। अगर आपने बैटरी लगाई हुई है जो कि आप सेव करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप उसको जब आइडल जब सर्कमस्टांसेस हो, आप अपने माइक्रो कंट्रोलर को स्लीप मोड में डाल सकते हैं। ठीक है, उसको वेकअप करने के लिए या रीसेट करेंगे या वॉचडॉग टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब उसका वॉचडॉग टाइमर अप हो जाएगा तब वो वेकअप हो जाएगा, या एक्सटर्नल के जरिए से। और भी इंटरप्ट हम देखेंगे कि किन चीज़ों से इसको ये स्लीप मोड से बाहर आ सकता है। Several oscillator options are also made available to allow the part fit the application. RC oscillator option saves system cost, while LP crystal option saves power. A set of configuration bits are used to select various options. यानी कि आपके पास जो हमने देखे अभी लास्ट क्लास में कि ऑसिलेटर के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, तो ये डिफरेंट एप्लीकेशन को फिट करने के लिए उन्होंने ये डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। यानी उन्हें बताया मिसाल के तौर पर कि RC ऑसिलेटर जो है ये कॉस्ट बचाता है। हमने देखा था कि हमें एक्सटर्नल क्रिस्टल की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक रजिस्टर कैपेसिटर लगाएंगे और आपका माइक्रो कंट्रोलर चल पड़ेगा, आपको क्रिस्टल नहीं लगाना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि पावर सेव करनी है तो आप LP इस्तेमाल करेंगे। LP में क्या होता है, बहुत लो फ्रिक्वेंसी में हम यहाँ पर देख चुके हैं। सो जस्ट फॉर अ रिमाइंडर, अगर हम देखें ऑसिलेटर कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये LP इज़ लो पावर और LP की रेंज क्या होती है, यहाँ लिखा होता है, देखिए 32 किलोहर्ट्ज़ 200 किलोहर्ट्ज़। तो ये लो रेंज फ्रिक्वेंसी के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी पावर कंज्यूम कम होगी। तो लेट मी जस्ट गेट बैक टू वेयर वी वर। ठीक है, और इनको सेट करने के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन बिट्स, और वो हमने देख लिया है कि कॉन्फ़िगरेशन बिट्स प्रोजेक्ट आप जाएंगे एडिट प्रोजेक्ट में, यहाँ पर आपके पास आप ऑसिलेटर की और बाकी सारी जो सेटिंग्स हम अभी देख रहे हैं वो सब की सब आप यहीं से सेटअप कर, राइट। ओके, तो ये वही कॉन्फ़िगरेशन बिट्स, अगर आप यहाँ पर देखें अभी दिस टॉपिक इज अबाउट कॉन्फ़िगरेशन बिट्स। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन बिट्स जो हैं वो अगर आप देखें यहाँ पर, यहाँ लिए जरा नाम देखें, कॉन्फ़िग 1H, कॉन्फ़िग 2L, ये सब जरा नाम देखें। और आप यहाँ पर मैं अगर आपको ये दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये वही नाम लिखे हुए नजर आएंगे आपको। तो बेसिकली आप इन स्पेशल रजिस्टर्स को की वैल्यूज को आप सेट कर रहे हैं यहाँ से। ये आपके लिए सिर्फ ये जो आपको लेफ्ट में नजर आ रहा है, ये यहाँ पर सिर्फ आपके लिए आसानी कर दी है कि आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू के जरिए से
आप जब भी देखेंगे, जब भी आप इसको कोई चेंज करेंगे ना, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लेट से मैं इसको इनेबल करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर कुछ आपके पास वैल्यूज में हेक्स नंबर में चेंज हो गया यहाँ पर। तो वो जिस हिसाब से आप यहाँ चेंज करते रहेंगे किसी भी अप्रोप्रिएट रजिस्टर्स में चेंजेस आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैं उसको डिफॉल्ट अभी फिलहाल सेट करता हूँ। तो अब ये वही रजिस्टर्स हैं, आप इनको मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। वो भी हम देख ही रहे कैसे करेंगे, लेकिन आप बेसिकली एक फाइल इंक्लूड करेंगे। आप एक हेक्स फाइल बना लें, आप सॉरी एक आप हेडर फाइल बना लेंगे, और उसको आप जैसे फाइल में इंक्लूड करते हैं ना, उसको आप इंक्लूड कर लेंगे, तो आपका या आप अपनी इवन मेन पेज के टॉप पर भी आप इसको कर सकते हैं। तो बहरहाल ये वो सारे रजिस्टर्स हैं, ये सारे की सारी जो सेटिंग्स है ना, ये आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, जैसे कोड में डाल डाल सकते हैं, कोड के टॉप पे उसको आप इंक्लूड कर लें, ये भी कर सकते हैं, या यहाँ से कर लें, ठीक है। अगर आप कोड के टॉप पे डालेंगे तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा वर्सेटाइल है, वो कोड ज़्यादा बेहतर कोड है, क्योंकि वो पोर्टेबल ज़्यादा होगा। और इसकी जो कन्फिग्रेशन है वो सिर्फ आपकी इस माइक्रो ई स्पेसिफिक है, उसको आप कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑब्वियसली इफ़ यू वांट टू मेक अ वेरी पोर्टेबल कोड, जो कि एक आईडी से दूसरी आईडी, एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम में इस्तेमाल हो सके, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड करें कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी फिलहाल हम वी आर मेकिंग लाइफ इजी फॉर आवरसेल्व्स। वी जस्ट गोना फोकस ऑन दिस करंट कॉन्फ़िगरेशन। इंशाल्लाह अगर वक्त बचा कोर्स के एंड में, तो विल सी के कॉन्फ़िगरेशन फाइल कैसे आए। ऑलराइट, सो वो ये सारे के सारे वही बिट्स हैं, जैसे आप बाकी बिट सेट करते हैं, आप तो भी कर सकते हैं, इनको बड़ी आसानी से आप सेट कर सकते हैं। राइट, तो इसमें जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा है कि इंपॉर्टेंट चीज़, चलिए हम देख लेते हैं। ये सारे के सारे रजिस्टर्स हैं, आई विल कम बैक टू दिस व्हेन आई नीड, ठीक है। राइट, ये देखिए मैं आपको फॉर एग्जाम्पल ऑसिलेटर क्लॉक स्विच इनेबल, या आपने स्विच करना है कि नहीं करना, जैसे हमने बताया कि हाई फ्रिक्वेंसी से लोअर फ्रिक्वेंसी, वही सारे ऑप्शन जो हम देख चुके हैं कॉन्फ़िगरेशन में, वो आप यहाँ से सारे सारे क्रिस्टल आपने कौन सा इस्तेमाल करना है। राइट, तो दीज आर ऑल द सेम सेटिंग्स। ये वॉच डॉग टाइमर इनेबल, इसको याद रखिएगा, बस इसको याद रखिएगा, इसको मैं दोबारा मेंशन करूँ। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये सारे के सारे वही कम्युनिकेशन बिट्स एक्सप्लेन हो रही है। आगे हमारे पास वॉच वॉच डॉग टाइमर, ठीक है, ये वाला टॉपिक चल रहा है हमारा वॉच डॉग टाइमर। वॉच डॉग टाइमर क्या होता है कि एक इज अ फ्री रनिंग ऑन चिप आरसी ऑसिलेटर विच डज नॉट रिक्वायर एनी। पहली बात है कि एक टाइमर होता है जो कि एक्सटर्नल जो हमने क्रिस्टल लगाए हुए हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, ये अपना अपनी इंटरनल आरसी ऑसिलेटर है उसके ऊपर चल रहा होता है, ठीक है। एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहे, जो आरसी एक्सटर्नल होता है ना क्लॉक, हम उसकी बात नहीं कर रहे। इंटरनल एक और है, जो कि हमने जहाँ चाहे बाहर क्रिस्टल ही लगाया वो, तो इंटरनल जो है एक क्लॉक चल रही होती है उसकी, जो कि वॉच डॉग के लिए इस्तेमाल होती है। दैट मीन्स दैट वॉच डॉग विल रन even if the clock OSC and OSC2 pins on the device have been stopped. Okay? फॉर एग्जाम्पल बाय एग्जीक्यूटिंग द स्लीप इंस्ट्रक्शन, तो जब आप स्लीप इंस्ट्रक्शन रन करेंगे तो आपके पास एक्सटर्नल जो आपने ऑसिलेटर लगाया हुआ है, यानी कि ये जो आपके लगा हुआ है ऑसिलेटर, ये आपका काम नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद आप किसका मतलब है कि अगर इसके ऊपर डिपेंडेंट कोई टाइमर है, जैसा मिसाल के तौर पर टाइमर टाइमर 0 टाइमर 1 इसके ऊपर चल रहे हैं अगर मिसाल के तौर पर, तो वो आपके काम नहीं करेंगे। लेकिन जो वॉच डॉग टाइमर है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंटरनल इसके अंदर अपनी क्लॉक होती है आरसी बेस्ड, वो उसके ऊपर चल रहा है, ठीक है। During normal operation, watchdog timeout generates a device reset. If the device is in sleep mode, a watchdog timeout causes the device to wake up and continue with normal operation. Watchdog timer wake up. तो मतलब है कि अगर आपने अपने सिस्टम को स्लीप में डाल दिया है, तो आपका वो स्लीप से बाहर आ जाएगा जैसे ही वॉचडॉग टाइमर का टाइमर ओवरफ्लो करेगा। तो उसको अगर आप चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर मैं एक प्रॉब्लम चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा सिस्टम कि मैं वॉचडॉग टाइमर इनेबल भी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो इनेबल यहाँ से होगा। यहाँ पर मैंने आप देखें, यहाँ पर इसकी प्रोजेक्ट सेटिंग्स में, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में अगर मैंने यहाँ से इनेबल कर दिया है, ये किधर गया वॉचडॉग टाइमर, ये देखिए वॉच टाइम, अगर मैं यहाँ से इनेबल कर दिया वॉचडॉग टाइमर मिसाल के तौर पर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा सिस्टम स्लीप में चला जाए, अब तो मैं स्लीप में डालूंगा, तो जब भी वॉचडॉग टाइमर ओवरफ्लो करेगा तो वो स्लीप से बाहर आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक और ऑप्शन मौजूद है, ये देखिए। Watchdog timer is enabled disabled by device configuration bit. If the watchdog is enabled, software execution may not disable this function. यानी कि आपने अगर यहाँ से मैंने अभी जो सेटिंग कर दी है कन्फिगरेशन वॉचडॉग टाइमर को इनेबल, तो मैं इसको सॉफ्टवेयर से डिसेबल नहीं कर सकता। यानी कि अब सॉफ्टवेयर में वो हर दफ़ा जो भी टाइम सेट है वॉचडॉग टाइमर का, तो वो उसके बाद वो ओवरफ्लो करेगा। तो अब उसके लिए मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये ना हो, when watchdog timer configuration bit is cleared,
the SWDTEN bit disables the operation of the watchdog timer. तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप सॉफ्टवेयर कंट्रोल करें वॉचडॉग टाइमर को, ठीक है, ये तो मैंने हार्डवेयर कंट्रोल बता दिया कि आप यहाँ पर आएंगे और आपने इसको इनेबल कर दिया, तो आप हर दफ़ा जो भी वॉचडॉग टाइमर का टाइम सेट हुआ हुआ है उसके बाद वो ओवरफ्लो करेगा। वो टाइम क्या है वो भी हम करते हैं डिस्कस। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सॉफ्टवेयर से कंट्रोल करूँ तो मुझे इसको यहाँ से इनेबल नहीं करना होगा, मुझे इसको यहाँ से डिसेबल करना होगा। अगर मैं इसको इनेबल कर दिया तो ये सॉफ्टवेयर से डिसेबल नहीं होगा, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से डिसेबल रखूँगा, ठीक है। और क्या करूँगा, और मैं इसको सॉफ्टवेयर से इनेबल कर सकता हूँ, SWDT, ठीक है। ये जो बिट है WDT कॉन रजिस्टर के अंदर SWDTEN बिट जो है, इसको मैं सेट या क्लियर करके मैं वॉचडॉग टाइमर को इनेबल या डिसेबल कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये उन्होंने ये बताया हुआ है कि अगर मैंने हार्डवेयर से इनेबल किया हुआ है तो मैं इसे सॉफ्टवेयर से डिसेबल नहीं कर सकता, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से मैंने कॉन्फ़िगरेशन बिट में मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है, तो वो तब मैं इसको सॉफ्टवेयर से इनेबल कर सकता हूँ यूजिंग दिस बिट। The watchdoor timeout period values may be found in the electrical specifications section 22.0 under parameters this one, D031. Value for WTT port scaler may be assigned using configuration bits. अच्छा, अब ये क्या बता रहे हैं, एक तो ये कि ये वॉचडॉग टाइमर कितनी देर बाद ओवरफ्लो करेगा, उसका एक फिक्स टाइम है और वो हमें पता चलेगा सेक्शन 22 में। तो सेक्शन 22 में आप जाएं तो यहाँ शुरू में नहीं है, मैं देखा था काफ़ी एंड में जाकर आता है। तो लेट मी जस्ट स्क्रॉल हियर। तो ये टेबल 22.7 है, इसके अंदर ये वैल्यू दी हुई है वॉचडॉग टाइमर की। वॉचडॉग टाइमर टाइम आउट पीरियड नो पोस्ट किलर, तकरीबन टिपिकली 18 मिली सेकेंड, ठीक है। मिनिमम भी दिया हुआ है, मैक्सिमम भी दिया हुआ है। टिपिकल इज 18 मिली सेकेंड के बाद, यानी कि अगर आप 18 मिली सेकेंड तक आपने वॉचडॉग को क्लियर नहीं किया तो वो रीसेट कर जाएगा। अब वॉचडॉग क्लियर कैसे करते हैं, उसके लिए कमांड है, कमांड ये दी हुई है यहाँ पर। वापस जाते हैं, इसको वैल्यू को याद रखिएगा, ठीक है। तकरीबन 18 है, तो हम जाते हैं वापस वॉचडॉग टाइमर में। तो उन्होंने ये इसकी कमांड जो है ना, वो ये क्लियर वॉचडॉग टाइमर, ये है कमांड, ठीक है। ये क्लियर वॉच, अभी हम सी की बारे में बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ वॉचडॉग है। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कोड है, ठीक है, ये मेरा कोड है, इसमें मैं चाह रहा हूँ कि लेट से मैंने वॉचडॉग टाइमर को इनेबल कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, एडिट प्रोजेक्ट करता हूँ, मैं इसको हार्डवेयर इनेबल कर देता हूँ, यहाँ करने के कन्फिगरेशन में मैंने इसको इनेबल कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि अब ये वॉचडॉग टाइमर को मैंने क्लियर करना होगा, अगर मैं क्लियर नहीं करूँगा तो 18 मिली सेकेंड के बाद मेरा माइक्रो कंट्रोलर रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने वॉचडॉग टाइमर आप काउंट कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इस कहीं ये ई प्रॉम लेट से मैं मुझे शक है कि ये ना हो कि ई प्रॉम राइट करने में मेरा सिस्टम फंस जाए। अगर फंस जाए, मिसाल के तौर पर कोई मसला हो जाए, तो वो एटलीस्ट रीसेट तो कर जाए, सिस्टम रीस्टार्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वाइल लूप में एंड में ना आफ्टर ऑल दिस मैं ये कमांड चलाऊंगा। कौन सी कमांड है, क्लियर WDT, लेकिन ये तो असेंबली की कमांड है, ये कमांड तो असेंबली लैंग्वेज की, इसके असेंबली लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन सेट का हिस्सा है। वैसे सी में कैसे लिखूंगा, अगर आपको याद हो हमने शुरू में क्लास में देखा था कि अगर आपने सी कोड के बीच में असेंबली लैंग्वेज लिखनी है तो आप ASM की कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा कमांड है तो आप यहाँ पर ब्रैकेट डाल के इसके बीच में सारी कमांड डाल देंगे, लेकिन क्योंकि मेरी एक ही कमांड है तो मैं ASM डालकर यहाँ पर ये कमांड लिख दूंगा, CLRWDT, ठीक है, CLRWDT, ये मैंने डाल दी कमांड। तो अब ये के अंदर इसको कंपाइल होना चाहिए। अब देख रहे हैं अगर मैं इसको बिल्ड करता हूँ तो इट शुड नॉट गिव मी एनी एरर, राइट। सो दिस इज परफेक्टली फाइन, इसका मतलब ये कमांड इसको एक्सेप्टेबल है। तो ये इससे मैं क्या करूंगा कि जब भी मेरा ये लूप खत्म होगा मैं इसको ASM मैं वॉचडॉग टाइमर को क्लियर कर दूंगा। और अगर मैंने क्लियर नहीं किया और यहाँ पर अब देखें ये यहाँ पर एक्चुअली ये मसला हो जाएगा, ये आपका सिस्टम रीसेट कर जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर डिले ही 1 सेकंड का दिया है। तो ये तो यहाँ पर पहुँचेगा ही नहीं, इससे पहले कि ये रीसेट हो जाएगा। तो ये दिस इज़ नॉट ए वेरी लॉजिकल प्लेस टू पुट दिस, लेकिन मैं वैसे ही आपसे कह रहा था क्योंकि यहाँ पर ये डिले जो है वो 1 सेकंड का है और ये 18 मिली सेकंड बाद सिस्टम को रीसेट कर देगा। तो ये यहाँ पर जो है आपका सिस्टम रीसेट हो जाएगा विदाउट कंप्लीटिंग दिस। सो दिस इज़ नॉट अ वेरी लॉजिकल प्लेस टू पुट दिस कमांड, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप इसको इंक्रीज, वैसे आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। ताकि तौर पर अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए काफ़ी नहीं है, कि 18 मिली सेकेंड काफ़ी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा हो जाए, तो उसके लिए क्या क्या करेंगे, अगर उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं, और इसके लिए पोस्ट किलर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्रोजेक्ट में जाएंगे, एडिट प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ देखेंगे कि वॉचडॉग टाइमर पोस्ट स्केलर, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि 18 की जगह 18 2 36 टाइम्स
चले तो आप इसको 1/2 कर देंगे। उसको आप यहाँ तक कर सकते हैं 128 टाइम्स कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं मेरे पास देख सकते हैं, देखते हैं कि इसमें मैक्सिमम डिले क्या आएगा। ठीक है, अगर मेरे पास 18 मिली सेकेंड है, 18 और एक्सपोनेंशियल 3, ठीक है, ये मेरे पास 18 मिली सेकेंड आ गया। इसको मैं 128 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास, ओहो बहुत गलती होगी, 18 एक्सपोनेंशियल 3 माइनस, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 128, मैक्सिमम ये मेरे पास पोस्ट क्लियर है, मेरे पास आ गया 2.3 सेकेंड्स। इसका मतलब है कि मेरे पास वॉचडॉग टाइमर का, अगर मैं लेट से मैं वॉचडॉग टाइमर यहाँ से इनेबल करता हूँ और 128 सेकंड्स करता हूँ, 128 टाइम्स करता हूँ, इसका मतलब मेरा जो सिस्टम रीसेट होगा वो 2.3 सेकंड्स के बाद होगा। तो अब ये मेरा कोड ठीक है और दिस इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, अब क्योंकि अगर 2.3 सेकेंड नहीं बल्कि ये लूप भी तो चलेगा 8 दफ़ा, ये भी नहीं होगा, दिस इज नॉट इनफ, क्योंकि ये फॉर लूप जो है ये चलेगा 8 दफ़ा और यहाँ पर हर दफ़ा डिले जो है वो 1 सेकंड का है। ठीक है, तो 8 सेकंड तो यही हो गए। तो बहरहाल ये यहाँ पर हम इसको, मैं यहाँ पर बहरहाल ये चल जाएगा। मैं ऐसे कर सकता हूँ कि इसको मैं उठा के अगर यहाँ डाल दूँ, ठीक है, तो यहाँ डाल दूँ मैं अगर इसको, ठीक है, तो दिस इज़ परफेक्टली फाइन, क्योंकि ये अगर इन कामों में जो है मुझे मालूम है कि 1 सेकेंड या 1 सेकेंड और समथिंग और इनका कोई टाइम ऐड कर लें तो 1.5 सेकेंड कर लें, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए उसको, अगर लगेगा तो आपका सिस्टम रीसेट। तो दिस इज द वे यू कैन यूज वॉचडॉग टाइमर, राइट। सो अब इसमें एक और चीज़ जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो ये कि स्लीप स्लीप कैसे करेंगे। स्लीप जैसे बिल्कुल आप वॉचडॉग टाइमर की कमांड है, क्योंकि स्लीप की कमांड जो है वो भी यही है, SLEEP स्लीप कमांड है। अगर आप चाह रहे हैं कि कोई खास काम है, लेट्स से ये काम करने के बाद जो है आप चाह रहे हैं कि वो स्लीप 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 में चला जाए, ठीक है, तो आप स्लीप के लिए क्या कमांड इस्तेमाल करते हैं भी मैं सिर्फ उसका लॉजिकली नहीं बता रहा कहाँ पर आपने लगाना है, लेकिन अगर आपने आप माइक्रो कंट्रोलर को किसी खास काम के बाद आपने स्लीप करना है तो आप लिखेंगे ASM और स्लीप। ठीक है, आप स्लीप लिखेंगे तो ये स्लीप मोड में चला जाएगा। इसको हम बिल्ड बिल्ड करके देख लेते हैं, इसमें भी कोई मसला नहीं है। जहाँ पर आपने स्लीप करना हो वो आप ASM डाल के स्लीप कर लेंगे। मैं इसको लॉजिकली नहीं अभी प्लेस किया हुआ कि ये सही मुकाम है इसको स्लीप में डालने का कि नहीं, यानी कि ये क्या करेगा, एक दफ़ा करेगा और फिर इसको स्लीप में डाल देगा। अभी यही हो रहा है ना इस कोड में, ये एक दफ़ा चलेगा यहाँ पर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद ये स्लीप में चला जाएगा। और लेकिन अब क्या होगा, अब जब ये स्लीप में चला जाएगा तो अब ये मैं चाह रहा हूँ इस स्लीप से बाहर ना निकले, लेट्स से। अब क्या होगा कि जब ये वॉचडॉग टाइमर जो है ये क्या करेगा, यूके वॉचडॉग टाइमर तो आपका चल रहा है, तो वॉचडॉग टाइमर आपका अगर आप क्लियर नहीं करें मिसाल के तौर पर, क्योंकि आपका कोड नहीं चल रहा होगा आप आगे, अब ये कोड तो नहीं चलेगा आपका, क्योंकि आपकी आपकी मेन आपकी क्लॉक रुकी हुई है, तो दिस कोड वोंट एग्जीक्यूट। ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा तो आपका वॉचडॉग टाइमर क्लियर नहीं होगा। आपका वॉचडॉग टाइमर क्लियर नहीं होगा तो आपका सिस्टम रीसेट हो जाएगा। ठीक है, आपका सिस्टम रीसेट हो जाएगा जो भी आपने टाइम रखा था उसके बाद। ठीक है, 2.3 सेकेंड्स के बाद रीसेट जो हो जाएगा तो दोबारा अवेक हो जाएगा। लेकिन आप चाह रहे हैं कि वो स्लीप में रहे जब तक सिस्टम रीसेट ना हो या एक्सटर्नल इंटरप्ट ना आए, आप चाह रहे हैं कि उस वक्त तक वो स्लीप में रहे, तब आप क्या करेंगे, तब आप ये करेंगे कि आप यहाँ से इसका जो कॉन्फ़िगरेशन में इसका जो वॉचडॉग टाइमर का जो इनेबल है उसको आप डिसेबल कर देंगे। तो आपने डिसेबल कर दिया, और फिर आप वॉचडॉग टाइमर को इनेबल डिसेबल जो है वो इस कमांड के जरिए से करेंगे, ये इस रजिस्टर के जरिए से WDT कॉन। क्या मैं, यानी कि मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ अगर मैं स्लीप करने से पहले मैं वॉचडॉग टाइमर को डिसेबल करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कॉन WDT कॉन के अंदर SWDTEN, ठीक है, तो ये जो है कमांड, इसको मैं कर देता हूँ। क्या करना होगा, मुझे सेट करना होगा, क्लियर क्लियर करना होगा। 1 करूँगा तो टाइमर वॉचो टाइमर ऑन, 0 करूँगा तो वॉचो टाइमर ऑफ, तो मैं इसको 0 कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको वॉचो टाइमर ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको ऑन भी कर सकता हूँ। यहाँ पर लेट से मैं इसको वॉचडॉग टाइमर प्रोग्राम के शुरू में आया और मैंने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन में मैंने यहाँ पर आके इसको मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए से मैं जब ये काम कर रहा हूँ, अब क्या होगा कि जब मैं यहाँ पर आने से पहले वॉचडॉग टाइमर को ऑफ कर रहा हूँ, इसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ, फिर मैं स्लीप में जा रहा हूँ, यानी कि अब मेरा टाइमर रुक गया है, मेरा टाइमर काम नहीं करेगा। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ वे आपको इसको ट्राई करें कभी इसको, अगर आप अपने सिस्टम में लगा के कि आपका वॉचडॉग टाइमर काम करे कि नहीं करा एक्चुअल हार्डवेयर में। यहाँ पर मेरे लिए एक जिस सिमुलेशन में करना जो है वो नहीं है फिलहाल। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द वॉचडॉग टाइमर, राइट। तो अगर आपको डिटेल में इसको देखना है तो ट्राई इट आउट, इसको एक्सप्लोर करें एंड यू विल इंशाल्लाह लर्न फ्रॉम इट, इसको कैसे इस्तेमाल। पोस्ट कर हमें देख लिया।
ये पोस्ट किलर जो होता है वो क्या होता है कि कितनी दफ़ा वॉचडॉग टाइमर का ओवरफ्लो करेगा, तब आपने वो टाइम वो उसको उसको करना है, आपका ओवरफ्लो करना है, यानी कि उसका उसका फ्लैग जनरेट होगा, उसका मतलब रीसेट होगा आपका सिस्टम। तो अगर जैसे हमने बात की कि हम इसको 2.3 सेकंड तक भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमने स्लीप मोड देख लिया कि स्लीप मोड में क्या होता है कि स्लीप मोड में आपकी क्लॉक आपकी आपकी बंद हो जाती है, और वो ये सारी की सारी सोर्सेज हैं जिससे आपका, आप चाहें तो आपका सिस्टम स्लीप मोड से बाहर आ सकता है, यानी कि एक्सटर्नल रीसेट है, और इसमें ये टाइमर की इंटरप्ट है, टाइमर की इंटरप्ट, ये सब जब आप इस्तेमाल करेंगे स्लीप तब देंगे, राइट। मैं सिर्फ आपको अभी अभी ये इंट्रोड्यूस करा हूँ कि होती क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा, कोड प्रोटेक्शन क्या होती है? कोड प्रोटेक्शन ये होती है कि आपने अपना कोड लिख के माइक्रो कंट्रोलर के अंदर बर्न कर लिया, अभी जिस तक रिकॉर्डिंग हो रही थी इस फाइन, तो आपने 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 कोड जो है वो बर्न कर लिया है, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई और उस कोड को स्टील ना करे आपसे, आपने आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर चिप लगाई हो, आपने भेज दी, और आप चाहते हैं कि कोई उसको कोड को निकाल ना सके, तो उसके लिए आप कोड प्रोटेक्शन करते हैं ताकि उसमें से दोबारा रीड ना जा सके। तो आपका जो माइक्रो कंट्रोलर जो है वो कोड को मुख्तलिफ ब्लॉक्स में डिवाइड करता है, बेसिकली 5 ब्लॉक में। एक उसका बूट ब्लॉक होता है छोटा सा, बाकी मेन प्रोग्राम कोड के 4 ब्लॉक होते हैं, और आप ब्लॉक वाइज डिसेबल कर सकते हैं कि मेरा जो यहाँ मेरा प्रोग्राम रखा हुआ है, उस प्रोग्राम का ये वाला एरिया का को कोड प्रोटेक्शन करनी है, या ये वाले की करनी है, या ये वाली करनी है, या सारे की करनी है। आप चाहते हैं आपका सारा का सारा कोड जो है वो उसके प्रोटेक्शन हो जाए, या आप चाह रहे हैं कि उसके कुछ हिस्से की प्रोटेक्शन हो। तो प्रोटेक्शन आपके पास ये 3 किस्म की बताई हैं, ये हमारे फिलहाल अभी मैं इसको इग्नोर करूंगा। जो मेन अभी आपको मैं बताना चाह रहा हूँ वो है कोड प्रोटेक्शन और राइट राइट प्रोटेक्शन, ठीक है, ठीक है। तो कोड प्रोटेक्शन क्या होती है कि आप चाह रहे हैं कि आपका कोड कोई और ना पढ़ सके, और राइट प्रोटेक्शन ये होती है कि उस पर कोई राइट ना कर सके, नहीं, आप चाह रहे हैं कि वो प्रोग्राम उसके अंदर सेव रहे, कोई उसको ओवर राइट ना कर ले। तो ये दोनों प्रोटेक्शन आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। इसके लिए भी कन्फिगरेशन रजिस्टर्स होते हैं, और ये काम भी आप ये इस कन्फिगरेशन के जरिए से कर सकते हैं। अगर आप इसको खोलें एडिट प्रोजेक्ट को, तो यहाँ जो सारी प्रोजेक्ट सेटिंग्स है इसमें नीचे जाएं, तो आपके पास ये कोड ब्लॉक्स हैं, ये जो आपके पास 0 1 2 3 आपके पास कोड ब्लॉक्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। नॉट नॉट कोड प्रोटेक्ट और ये कोड प्रोटेक्ट, ये आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद है हर ब्लॉक के लिए, ठीक है। और आपके पास एक इसमें ये देखो बूट ब्लॉक, इसमें ये बूट ब्लॉक, ये मैंने आपको 5 बताए थे ना, ये 4 ये हैं और एक बूट ब्लॉक, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये बूट ब्लॉक है, और बाकी ये 4 कोड के ब्लॉक्स हैं। इनमें से आप सब ब्लॉक को बारी बारी या इनको आपको, अगर आप चाह रहे हैं कि सारा का सारा कोड प्रोटेक्टेड हो, तो आपको यहाँ से इसकी सेटिंग, और ये है कोड प्रोटेक्शन, यानी कि कोड को कोई रीड ना कर सके। और दूसरा है राइट प्रोटेक्शन, यानी कि उसके ऊपर कोई ओवर राइट ना कर सके जो अपने तरह से कोड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आप उनकी कोड प्रोटेक्शन को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास और भी ऑप्शन है, आप अपने ये तो प्रोग्राम मेमोरी थी आपकी जिसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डाटा यानी कि ई स्क्वायर पी रोम को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन यहीं पर मौजूद है। आप देखें यहाँ पर आपको यहीं पर नजर आएगा डाटा डाटा राइट राइट प्रोटेक्शन, आप डिसेबल एनेबल्ड, आपका जो ई प्रॉम है उसका डाटा को ओवर राइट ना कोई ना कर सके, तो उसके लिए भी ये टेबल जो होता है ये नॉर्मल इसके लिए होता है। दिस इज एन एडवांस टॉपिक, इसको मैं फिलहाल अभी स्किप, टेबल क्या होता है उसका ताल्लुक आपके प्रोग्राम मेमोरी से होता है, तो हम गोना स्किप दैट फॉर नाउ। लेकिन जो बेसिक आपके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, राइट। ये हमारे पास ये सारी चीज़ें हो गई, सो लेट्स सी इफ देयर सम अदर थिंग्स दैट आर लेफ्ट, ऑलराइट। अच्छा, इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग क्या होती है? इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग होती है कि अभी अगर आपने आपके पास जो माइक्रो कंट्रोलर है, अगर आपने इसको प्रोग्राम करना होता है, तो आप इसको इससे अपनी डिवाइस से निकालते हैं और इसको प्रोग्रामर में डालते हैं और उसको प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। आपके पास इन सर्किट प्रोग्रामिंग ये होती है कि आप अपने सर्किट के अंदर ही यहाँ से कुछ वायर्स कनेक्ट कर दें, और सर्किट के अंदर लगे लगे उसको प्रोग्राम करें, यानी कि आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और आपने एक पूरा सर्किट, जैसे मैं ये मिसाल के तौर पर ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया, इसकी मैंने पीसीबी बना दी है, या उसको मैं रोबोट पे बना रहा हूँ, मैंने बना के उसको रखा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि बार बार उसको निकाल के प्रोग्राम करूँ और वापस लगाऊँ, मैं चाहता हूँ वहीं पर उसको प्रोग्राम कर सकूँ। उसके लिए मैं कुछ वायर के कनेक्शन कर सकता हूँ कि वहीं पर बोर्ड में लगे लगे उसकी प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ। PIC 18F controller microcontrollers can be serially programmed while in the end application circuit। ये जो आपने टारगेट एप्लीकेशन है, जो आपका जो प्रोजेक्ट बोर्ड है आपने बनाया है, उसके अंदर लगे लगे आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। दिस इज सिंपली डन विद 2 लाइंस फॉर क्लॉक एंड डाटा एंड 3 अदर लाइंस फॉर पावर, ग्राउंड एंड प्रोग्रामिंग। उसके कनेक्शन एग्जैक्टली क्या होते हैं जब हम इंशाल्लाह करेंगे, तो डिपेंड करता है हमारे पास टाइम कितना है। अगर हम अब आई वुड लाइक टू शो यू कि ये कैसे करते हैं।
तो यहाँ पर मैं खास सर्किट डायग्राम नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह निकाल के दिखा दूंगा। तो आप तो ये आपके पास दो, आप ये टोटल आपको लाइंस बता रहे हैं। आपको क्लॉक की लाइन चाहिए, डाटा की लाइन चाहिए, और आपको पावर की लाइन चाहिए, ग्राउंड की लाइन चाहिए, और प्रोग्रामिंग वोल्टेज, एक स्पेशल वोल्टेज होती है जो कि नॉर्मल 5 वोल्ट से हायर वोल्टेज होती है। ठीक है, आपने जब डिवाइस को प्रोग्राम करना होता है ना, और जब उसको प्रोग्रामर में लगाते हैं तो उसको 5 वोल्ट नहीं देता, वो उसको हायर वोल्टेज देता है। तो वो प्रोग्रामिंग वोल्टेज भी इसको चाहिए होती है। तो इसमें इसका क्या फायदा होता है? दिस अलाउज कस्टमर्स टू मैन्युफैक्चर बोर्ड्स विद unprogrammed devices, and then the microcontroller just before shipping the and program the microcontroller just before the shipping of the product. तो प्रोडक्ट पूरा बन गया, सर्किट पूरा बन गया, अंदर अंदर आईसी फिट हो गई, और वो प्रोग्राम नहीं हुई। तो इसका फायदा ये होगा कि आप अपने केबल लगाई और उसको प्रोग्राम, उसको शिप करने से पहले, या उसको आप उसमें यह कि आप लगे लगे उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। दिस ऑल्सो अलाउज द मोस्ट रिसेंट फर्मवेयर और अ कस्टम फर्मवेयर टू बी प्रोग्राम। ठीक है, आपने कहीं पर डिवाइस लगी हुई, आपको लगे लगे रात दो दिन की, आप उसमें से निकाल लें और कोई प्रोग्राम करें, लगे लगी डिवाइस में आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। और ये आपके पास इन सर्किट डीबगर, यानी कि इसी के एक स्टेप आगे फर्दर ये कि ना सिर्फ अभी आप जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आप इसमें तो थोड़ा सा हमारे पास सिमुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं ये करता हूँ कि इंट आई को ऐसे मैं करता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी चेंज करता हूँ जस्ट टू शो यू मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। इसको मैं करता हूँ आई इक्वल्स टू 5 कर देता हूँ। ठीक है, वैसे ही मैं आपको शो यू समथिंग। तो ये आपके पास जो आपके पास ये बिल्ड हो गया है। अब रन में जाएं तो आप डीबगर स्टार्ट कर सकते हैं। आप डीबगर स्टार्ट करेंगे, आपके पास देखें जैसे नॉर्मल आपने किया होगा प्रोग्राम में, आप डीबगिंग कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आई को ट्रैक करना चाह रहा हूँ। मैंने आई पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, और मैंने किया उसको ऐड टू वॉच लिस्ट। ठीक है, तो आई मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। देखें ये वॉच लिस्ट है मेरे पास, तो मैंने एक्चुअली पहले ऐड किया हुआ था आई, तो मैं डिलीट कर लेता हूँ। एक आई मेरे पास पहले से था। तो अब जो भी चीज़ आपको देखनी है, मिसाल के तौर पर मैं कुछ पोर्ट को देखना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पोर्ट को मैं यहाँ पर उसमें डाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं लेफ्ट से कोई भी एड्रेस भी लेफ्ट से मैं इसको देखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको मैं राइट क्लिक करके इसको भी मैं ऐड टू वॉच लिस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी आ क्या वैल्यू है। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अब यहाँ पर मेरा प्रोग्राम काउंटर अभी यहाँ पर है, प्रोग्राम यहाँ पर है, तो मैं इसको आई कैन रन इट फ्रॉम हेयर और स्टेप ओवर करता हूँ कि यहाँ पर देखें आई की वैल्यू जब इस इंस्ट्रक्शन पे आएगा। या तो अब ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो यहाँ पर आई की वैल्यू जो है यहाँ पर 5 हो जानी चाहिए। तो इसको मैं चलाऊंगा तो यहाँ पर 5 वैल्यू हो गई है। कभी तो मैं इसको स्टॉप करूँ, आपको इस कोड को वो बताने का मकसद ये था कि अभी आपकी जो डिबगिंग हो रही है ना, वो आपकी इंटरनल डिबगिंग हो रही है। तो रन करता हूँ स्टॉप स्टॉप डिबगर। राइट, सो ये इसने लगा दिए, वो ब्रेक पॉइंट लगा दिए। बहरहाल, तो अभी जो हो रही है वो आपके पास जो डिबगिंग हो रही है वो इसी सॉफ्टवेयर के अंदर हो रही है। अभी मेरा हार्डवेयर कनेक्टेड नहीं है। आप अगर यहाँ पर जाएं प्रोजेक्ट में, लेट मी जस्ट शो यू प्रोजेक्ट सेटिंग्स। प्रोजेक्ट सेटिंग्स में अगर आप जाएं तो यहाँ पर आप देखें आपके पास डिबगर सेलेक्टेड है। अभी मैंने कहा है कि डिबगर सॉफ्टवेयर डिबगर है। मैं इसको आईसीडी यानी इन सर्किट डिबगिंग पर भी लगा सकता हूँ। ठीक है, इन सर्किट डिबगिंग में क्या होगा कि मैं ये कोड जो है ना एक्चुअली चलेगा। अगर मैं इसको इनेबल कर देता हूँ यहाँ से, तो जब मैं यहाँ से डीबग करूंगा तो डीबग सॉफ्टवेयर में नहीं करेगा, बल्कि जो कोड आपका डिवाइस के अंदर चल रहा होगा उसको चलाएगा। और उसकी वैल्यूज मुझे यहाँ, अगर मैं किसी को वॉच लिस्ट में डाल दिया है, तो मेरे पास जो वॉच लिस्ट में वो वैल्यू आ रही, वो आ रही है जो कि एक्चुअल डिवाइस के अंदर आपके पास डाटा आ रहा है। यानी कि बहुत ही अमेजिंग कमाल का फीचर है, जिसके जरिए से आप सर्किट में लगे लगे आप उसकी वैल्यूज को यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप सर्किट चला रहे हैं, इसको अगर आपका कोड नहीं चल रहा, आपका सर्किट नहीं चल रहा, तो अगर आपने इन सर्किट डिबगिंग आपने इनेबल कर ली है और आपने उसका केवल उसी जो इन सर्किट डिबगर कुछ डिवाइसेज आती हैं, चला मेरे पास रखी हुई, मैं आपको दिखाऊंगा चला क्लास में कभी। तो वो आपके पास वो आप उससे इन सर्किट प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और उससे इन सर्किट डिबगिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपके पास पिक किट है, पिक पिक किट 3। ये पिक किट 3 जो है, ठीक है, तो पिक किट 3 अगर आप देखेंगे, ये आपके पास माइक्रोचिप का पिक किट 3 इन सर्किट डिबगर। तो ये आप पिक किट 3 को इन सर्किट प्रोग्रामिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन सर्किट डिबगिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये खास ये देखते हैं इस तरह है कि नहीं। बहरहाल यहाँ पर नहीं दिखता है इसमें, मैं आपको दिखा, ये आपके पास पिक किट। ठीक है, तो ये आपके पास ये डिवाइस आपको यहाँ से पाकिस्तान से भी मिल जाएगी।
तो ये आप इसके ज़रिए से आप इन सर्किट प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और डिबगिंग भी कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग में क्या होगा, प्रोग्राम कर देगा उसको, और डिबगिंग में क्या होगा, आप सर्किट के अंदर लगे लगे उसको डिबग कर सकते हैं, यानी कि आप उस पर रजिस्टर्स की वैल्यू क्या है, एसएफआर की वैल्यूज़ क्या हैं, उस पर पोर्ट्स की वैल्यू क्या है, सब आप अपने सॉफ्टवेयर में यहाँ पर देख सकेंगे। जिस तरह मैं वॉच लिस्ट में आई को डाला था, इसी तरह उसको आप वॉच लिस्ट में डालकर उसको देख सकते हैं। तो बहुत ही कमाल के ये इसके अंदर फीचर मौजूद है अगर आप इन सर्किट डिबगिंग करें। अच्छा, और ये आखिरी चीज़ यहाँ पर क्या है, ये है लो वोल्टेज आईएसपी प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि आप नॉर्मल जब प्रोग्रामर में डाल के करते हैं प्रोग्रामिंग, तो आपको हाई वोल्टेज देनी पड़ती है उसको। लेकिन अगर आप इस बिट को सेट कर दें तो वो लो वोल्टेज यानी कि जो आपकी वीसीसी है उसी के ऊपर उसको प्रोग्राम कर सकता है। एलवीपी बिट कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर कॉन्फ़िग 4L enables the low voltage I in circuit serial programming ICSP programming. This mode allows the microcontroller to be programmed via ICSP using VDD source in the operating voltage range। यानी कि जो मैंने वीसीसी लगी हुई है अभी 5 वोल्ट की, उसी में ये उसको प्रोग्राम कर देगा। वरना नॉर्मली जब आप माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम करते हैं तो वो हाई वोल्टेज के ऊपर प्रोग्रामिंग होती है। तो ये अगर आप इसको इनेबल कर दें तो ये नॉर्मल वोल्टेज वीडीडी के ऊपर ही कर देगा। तो ये सारी चीज़ें सेट कहाँ पर होती हैं, ये देखें, इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग, इन सर्किट डीबगर और लो वोल्टेज आईएसपी, ये सारी की सारी सेटिंग्स आपको इसी कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगी। यहाँ पर अब एडिट प्रोग्रामिंग करें तो यहाँ पर ये देखें, ये लो वोल्टेज इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग, इसे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और ये बैकग्राउंड डिबगिंग है मेरे ख्याल से, ये आई थिंक दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन बिट जो कि इन सर्किट डिबगिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ये मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक अलावा कोई और है। लेट मी जस्ट चेक। रीड प्रोटेक्शन, ब्लॉक राइट प्रोटेक्शन, मैंने आपको इसमें कुछ चीज़ें नहीं बताई, लेकिन जो मेजर थी काम की वो मैंने फिलहाल आपको बता दी है। बाकी जब एडवांस में आप जरूरत पड़ेगी यू कैन यूज देम। फिलहाल यही है लो वोल्टेज आईसीएसपी, इन सर्किट प्रोग्रामिंग अगर लो वोल्टेज करना चाह रहे हैं, जैसे जैसे अगर आप इन सर्किट प्रोग्रामिंग करें तो आप उसको इनेबल कर देंगे। और अगर आप चाह रहे हैं कि इन सर्किट डिबगिंग भी करें तो बैकग्राउंड डिबगिंग तो आप इनेबल कर देंगे, तो वो बैकग्राउंड में यानी कि जैसे जैसे कोड चल रहा है डिवाइस में, वो साथ साथ उसे आप डिबग भी कर सकते हैं यूजिंग आपके पास जैसे डिबगर्स मैंने आपको देखा है पिक 3 जैसे, राइट। सो दिस इज आई थिंक यही था हमारे पास, यही है बिल्कुल। तो अब आज हमने क्लास में ये देखा कि स्पेशल फीचर्स कौन कौन से होते हैं, उसमें से जो मेजर है वो हमने डिस्कस किए। हमें पता चल गया कि वॉच ऑफ टाइमर क्या होता है, स्लीप मोड क्या होता है, कोड प्रोटेक्शन क्या होती है, इन सब की प्रोग्रामिंग क्या होती है, इन सर्किट डिबगिंग क्या होती है, और इन सब की सेटिंग्स हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बैकग्राउंड चीज़ें थी, इससे हमने आज कोई खास एडवांसमेंट इन टर्म्स ऑफ इसके पेरिफेरल्स को नहीं देखा, लेकिन हमने इसके एडवांस फीचर्स को देखा। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइम से हमारा जो मेन पार्ट स्टार्ट होना है, जो एक मेन पोर्शन कोर्स का हमने कवर करना है, वो है कम्युनिकेशन, डिफरेंट कम्युनिकेशन हम इसके साथ कैसे करें। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।